वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ढाका क्लासेस। तो आज स्टूडेंट्स मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक क्या रहेगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री, बुक नंबर 1। ओके, तो सबसे पहली बात है व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखो स्टूडेंट, जैसे हमने चैप्टर नंबर क्लास 10th में हमने कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर हमने उनके कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स देखे हमने, लेकिन हम वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं बना रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो इथीन की, तो वहाँ हम कुछ ऐसा बना रहे थे, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम उसको कुछ ऐसे भी बना रहे थे, वी कैन मेक दैट लाइक, मतलब हम उनकी डिज़ाइन अलग अलग कर रहे थे। एक को मैं अगर यहाँ लिख दूँ, एक को यहाँ लिख दूँ, तो भी वो इथीन ही था वहाँ पे, ये भी इथीन ही है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब यहाँ पे हम उसकी शेप नहीं जान पा रहे थे। हमने 10th क्लास के अंदर हमने शेप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो जो ओवरलैपिंग होगी, जैसे अपन कर रहे थे, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस बॉन्ड की बात करूँ, इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करूँ, तो क्या हो रहा था, ये ओवरलैपिंग हो रही थी क्या, ऐसे एक इसका और मतलब जो ये चीज़ जो हो रही है ना यहाँ पे, ये जो ओवरलैपिंग है, ये वाली ओवरलैपिंग जो है, ये इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। तो जब ओवरलैपिंग हो रही है तो उसके क्या क्या अफेक्ट होंगे और उस अफेक्ट से उसकी क्या नई शेप बनेगी, उसी चीज़ को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन, अब होता किन के अंदर है, हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होगा, हाइब्रिडाइजेशन कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर हम पढ़ेंगे, आयनिक के अंदर नहीं है, आयनिक के अंदर नहीं पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे हम कोवैलेंट कंपाउंड्स का। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिख लेता हूं। क्यों, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं भाई, होता क्या है, वापस एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहते हैं, लो रहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं जनरली, जनरली वर्ड मैं क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बताता हूं अभी। जनरली द कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शन है, यहां भी एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड है, उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। एक्सेप्शन है तो कोवैलेंट कंपाउंड, एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने क्या लिखा है जनरली। तो जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे, लो रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, दे आर जनरली, वापस मैं जनरली लिख रहा हूं, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वापस मैंने जनरली लिखा है, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा बेटा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन फिर भी वो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, जनरली, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक, एग्जाम्पल दो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं बेंजीन। बेंजीन के अंदर ये जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो इजीली डिसॉल्व कर जाएंगे, लेकिन वाटर के अंदर वो इनसॉल्युबल होते हैं जनरली। ठीक है, ज़्यादातर इनसॉल्युबल ही रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, वापस से, जनरली स्लो। जो रिएक्शन होती है कोवेलेंट कंपाउंड की, जो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, वो जनरली स्लो होता है। क्यों? क्योंकि अब आप ये चीज़ अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखो स्टूडेंट्स, अगर जब भी आप किसी के साथ में भी अगर आप नेगोशिएशन करते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान के अंदर गए, ठीक है, आपको आप जींस खरीदने किसी दुकान के अंदर गए, अगर दुकानदार ने कहा कि 2000 रुपये दे दो, 2000 रुपये का ये पर्टिकुलर जीन्स है, आपने अगर वो हाथों हाथ आप उसको 2000 रुपये दे दोगे तो वो हो जाएंगे फास्ट रिएक्शन। लेकिन अगर आपको किसी साथ में नेगोशिएशन करना पड़ता है तो वहाँ पे आप जो बात होगी वो क्या आ जाएगी, स्लो होगा ही होगा। कि आप बोलोगे भैया 1500, वो बोलेगा 1900, ऐसे करते करते वो शेयरिंग वाला सिस्टम हो जाता है। ओके, तो शेयरिंग के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी, जो कोवेलेंट कंपाउंड की रिएक्शंस होंगी, वो जनरली क्या होती हैं, स्लो होती हैं। ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी अच्छे से। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि दैट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर जनरली बैड कंडक्टर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? द रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली स्लो। चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि होता क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड आपका रिवाइज हो गया होगा, क्लास 10th में हमने पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4 कार्बन। तो हम लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ covalent compound, orbitals overlap। जो ऑर्बिटल्स होंगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या करेंगी, ओवरलैप। मैं वापस से डायग्राम बना दूंगा यहाँ पे। ओके, ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग देयर शेप चेंजेस। उनकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड न्यू शेप is given by hybridization, क्या हो रहा है देखो, मान लो कि कोई एक कंपाउंड हम ले लेते हैं। जैसे हम अगर नाइट्रोजन की बात करता हूँ, CH4 देख लेते हैं अपन। क्या देख लेते हैं? CH4, मीथेन देख लेते हैं। तो मीथेन के अंदर क्या होगा बेटा, जो कार्बन है इसके कितनी वैलेंसी होती हैं? 4 होती हैं। वहीं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है। तो अब क्या होगा, जब ये शेयरिंग करेंगे, जब ये शेयर, ऐसे ही इसने भी शेयर किया,
एक ही इसने शेयर कर लिया, एक ही। अब कार्बन ने सबसे वापस एक एक अपनाया और शेयरिंग कर ली। हमने ये स्ट्रक्चर बहुत बार पढ़ी है। तो अब ज़रा देखो ध्यान से, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये ओवरलैप हो रहा है क्या कार्बन के ऊपर? ध्यान से देखो, जो ये चीज़ जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो जब ये इनके ऊपर जाएंगे, जब ऐसे ओवरलैपिंग होगी, तब क्या होगा? तब इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और वो जो नई शेप बनेगी वो कौन देगा हमको? वो देगा हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ गई? देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर। CH4 बना, CH4 बनने के बाद में जो ऑर्बिटल्स है वो क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग, अब ये ओवरलैपिंग के कारण देयर शेप क्या हो जाएगी? उनकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, और जो नई शेप होगी वो कौन देगा आपको? हाइब्रिडाइजेशन देगा। ये बात समझ में आई? अभी सीखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन में सीखेंगे कैसे क्या होता है। बहुत ईजी है, आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा मैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अभी जो हम जो हाइब्रिडेशन निकालेंगे वो नंबर्स के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? नंबर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का मेरा ये है, दैट हाफ mv माइनस सी प्लस ए। फॉर्मूला बताओ। v दोनों को ऐड करना है, माइनस सी प्लस ए। अब सर ये MVC क्या है? M का मतलब होगा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। बताऊंगा अभी आपको क्या चीज होंगी, वेट करो थोड़ा सा, अभी सीखते हैं। V होगा आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड V होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अभी समझाएंगे पूरा, 2 मिनट होल्ड रखो। C का मतलब होगा चार्ज, लेकिन कैसा? कैटायन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और एनायन कैसा होता है? नेगेटिव। एनायन नेगेटिव, कैटायन पॉजिटिव। ये चीज समझ में आ गई सबको? एनायन और कैटायन समझ में आ गए? C का मतलब क्या है? कैटायंस। एंड ए का मतलब क्या है? एनायंस। बात समझ में आई? चलो अब एक बार इसको वापस से देखते हैं। बोल रहा है M क्या शो करेगा? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडेड बाय द, मान लो CH4। सर आप हर एग्जांपल CH4 से ही करवा रहे हो बेटा, सबसे इजी है समझने के लिए। अब देखो मोनोवेलेंट, अब हम सबको पता है कि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। देन हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट। ओके, तो कितनी हो जाएगी? चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं। हाफ, कितने हैं मोनोवेलेंट एटम? 4। ओके, V क्या स्टैंड कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जरा देख के बताओ कितने हैं जल्दी से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के बताओ। अरे वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। कोई चार्ज आपको दिख रहा है CH4 पे? कोई चार्ज नहीं है।
क्या आई 4। सर तो नंबर में आ रही है कुछ? हाँ बेटा नंबर में ही आएगी, नंबर ही बताऊंगा अभी। ठीक है, इसका एक नंबर आया 4, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका नंबर आने दो। 2 3 4 5। अगर आपकी कभी भी ये कैलकुलेशन 1 आ रही है, 1 से छोटी आ रही है, ओके, यहाँ और 7 से ज़्यादा आ रही है, तो मान लो कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6 तक आपकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो आनी चाहिए। ओके, ये चीज़ समझ में आई? चलो, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम अपनी टेबल। अगर आप वो फॉर्मूला लगाने के बाद में, कौन सा फॉर्मूला, दैट h इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a, ये फॉर्मूला था। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में अगर आपकी वैल्यू 2 आती है तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp। क्या होगी? sp। अगर 3 आती तो हो जाएगी आपकी sp2। अगर आपकी वैल्यू 4 आ रही है तो आपकी हो जाएगी sp3। अगर आपकी वैल्यू 5 आ रही है तो हो जाएगी आपकी sp3d। और अगर उसकी वैल्यू 6 है देन sp3d2। जब sp अगर 2 आए तो आपको कैसे बनाना है देख लीजिए, लीनियर शेप का नाम होगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ओके, अगर आप, मैंने बताया अगर आपका वैल्यू 3 आ रहा है तो हो जाएगा sp2। उस टाइम पे आपका जो शेप का नेम है वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ये देखो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। फिर फोर्थ है sp3। ठीक है, टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4, हेड्रल का मतलब साइड, जिसकी 4 ऐसे किनारे निकले हों। तो आप जरा ध्यान से देखिए, एक आपको यहाँ ये वाला फेस दिख रहा है, 2 एक इस तरफ, 3 और एक इन दोनों के बीच में 4। ठीक है, फिर अगर आपकी 5 आ रही तो sp3d, हम उसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर आप इसको वापस से जोड़ोगे, वो जोड़ना नहीं है, थोड़ा स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर बाईपिरामिडल। इसका एक नाम और है, इसको हम एक नाम और से जानते हैं, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कई बुक में आपको स्क्वायर बाईपिरामिडल मिलेगा, कई बुक्स में आपको ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, तो आपको आई होप ये सारी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होंगी। अभी उसके ऊपर हम बहुत सारे फॉर्मूलेस करेंगे कि उनकी शेप्स बना बना के हम चेक करेंगे। ओके, ये टेबल प्लीज़ बहुत इजी टू लर्न है, आपको याद, और मस्ट टू लर्न है। इजी टू लर्न तो है ही है, साथ में मस्ट टू लर्न भी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। आओ क्वेश्चन लिखते हैं। गिव द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपको नीचे वालों की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है विद शेप। ओके, पहला मैं लिखता हूं CH4, जो हमने पहले भी किया था। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे NH3, थर्ड करते हैं CO2। ओके, पहले 3 कर लेते हैं। आओ फॉर्मूला में पुट करो। अपना क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला बताओ। हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ओके, V का मतलब क्या था? सेंट्रल एटम की वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? 4। कितने मोनोवेलेंट हैं? M4 मोनोवेलेंट 4 ही हैं। चार्ज इसके अंदर आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, इसकी क्या आई? 4 आई। 4 के लिए हम क्या बता रहे थे?
4 के लिए टेट्राहेड्रल बनाओ ज़रा। एक कुछ इसको थोड़ा टेढ़ा बनाना, इसको थोड़ा सा ऐसे और इसको ऐसे। ओके, ये आपकी कौन सा स्ट्रक्चर है? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ओके, तो कैसी CH4 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा सा बनेगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के फॉर्मूले में लगाओ भैया। नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, मोनोवैलेंट कितने हैं? 3, चार्ज वार्ज कुछ है नहीं, इसकी भी 4 आई है, इसकी भी 4 आ रही है। तो अब 4 के लिए हम क्या करेंगे? कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। सर ये 2 क्या बनाए हैं? चलो इसकी वैलेंसी बताओ कितनी होती है? वैलेंसी बताओ कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है क्या? हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 3 ही हैं, मतलब एक लोन पेयर बच जाएगा ऊपर, तो एक वो आ गया। लोन पेयर के बारे में पढ़ेंगे अभी अपन। ओके, लोन पेयर के बारे में भी अभी पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद में। नेक्स्ट CO2 बनाओ। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन क्या मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है? कितना है? कोई नहीं है। क्या आया? 2 आया। 2 के लिए अपना क्या बन रहा था? कोप्लेनर। अच्छा, इनके नाम मैं लिखना भूल गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। ये कैसा आएगा? कोप्लेनर। नीचे नाम लिख देंगे हम, कोप्लेनर। समझ में आया आपको ये सब? समझ में आया? अभी और भी निकालते हैं ना इसके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DSO4-2, फिर NH4+। ये सारे के सारे मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके आए हुए हैं, जो आपके रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं से मेरे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, वही मैं आपको क्वेश्चंस देख रहा हूँ। एंड नेक्स्ट आया था PCl3, PCl3 चार्ज इस पे नहीं है। ओके, आओ इसको देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? 12M+V-C+A। ओके, आओ। चलो भैया, M का मतलब क्या था? मोनोवेलेंट। कोई मोनोवेलेंट दिख रहा है आपको? क्या ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है? नो। वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी बताओ जरा। 6, सल्फर की वैलेंसी 6। माइनस, जो ये चार्ज है ये प्लस का चार्ज है या माइनस का चार्ज है? माइनस का चार्ज है, मतलब एनायन है, तो 0 और +2।
इसकी भी कितनी आई 4। 4 के लिए क्या बन रहा था, 4 के लिए हम क्या बना रहे थे, सॉरी टेट्राहेड्रल, तो वही स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। चार्ज को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना हमेशा, ओके। फिर नेक्स्ट पे आते हैं NH4। चलो इसका बताओ, करके दिखाओ जल्दी से, मुझे जल्दी से कर दो। नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ जरा, नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ। अरे नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ, कितने कितने नंबर पे आता है, 7, 2 माइनस कर दो 5 आ रहा है। कितने मोनोवेलेंट कंपाउंड्स लगे हुए हैं, 4। चार्ज +1 दिख रहा है, इसकी भी कितनी आई 4, NH4 प्लस की भी। फिर PCl3 करके दिखाओ, फॉर्मूला सेम रखेंगे। फास्फोरस का बताओ 5। क्लोरीन मोनोवेलेंट है क्या, जल्दी से बताओ, क्लोरीन मोनोवेलेंट है, बिल्कुल 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, चार्ज कुछ है नहीं, तो इसका भी कितना आ रहा है 4। तो दोनों के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ मेरे को। अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है तो सही है। और स्ट्रक्चर का नाम भी दे दो। इन तीनों ही 4 4 के हैं क्या, तो तीनों का नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तीनों का नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ओके। नेक्स्ट मुझे CO3-2 करके दिखाओ, CO3-2 फास्ट। F हो गया G, CO3-2 करके दिखाओ, फॉर्मूला बताओ, हाफ M+V-C+A। मोनोवेलेंट दिख रहा है कोई, नो। कार्बन की वैलेंसी 4, इसका कितना आया 3। 3 के लिए क्या बन रहा था अपना, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा था अपना। उसके अंदर क्या हो रहा था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, सेंट्रल एटम यहां पे, समझ में आ गया सबको ये भी। नेक्स्ट H2O। अब यहां पे सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। मोनोवेलेंट 2 दिख रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, चार्ज कुछ है नहीं, इसका भी कितना आ रहा है 4। दो लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन।
ठीक है। इसीलिए जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ करके बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट मुझे करके दिखाओ आप PCl5 करके दिखाओ जल्दी से। GH हो गया PCl5 और J हो जाएगा आपका SF6। फॉर्मूले में डालो, ½ M + V - C + A। मोनोवेलेंट कार्बन क्लोरीन दिख रहे हैं 5 हैं, वैलेंसी फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, चार्ज कुछ है नहीं। कितना आया 5 के लिए क्या बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। ओके, कैसे बनाई जाती है ये, वो देखो। सेंट्रल एटम को आप लिखोगे यहाँ पे बीच में, फिर 3 आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, तीनों पे क्लोरीन, और जो 2 बचे हैं उनको एकदम सीधा बनाना आ गया। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाई क्यों, एक बार तो इसकी तरफ से बनेगा, मान लो ये कुछ ऐसा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया मैंने, ठीक है, तो 1 2 ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, इसलिए हमने लिखा है बाइपिरामिडल। ओके, नेक्स्ट इसका करके बताओ। हाफ सल्फर की वैलेंसी बोलो भैया, सल्फर की वैलेंसी 4, मोनोवैलेंट कितने हैं 6। एक सेकेंड, सल्फर की वैलेंसी 6 होती है क्या, 6। सल्फर की वैलेंसी 6, फ्लोरीन की 6, चार्ज 0। इसका क्या बनाएंगे, जो सेंट्रल एटम है उसको बीच में, बाकी की जगह F आ जाएगा, और जो 2 बच्चे हैं वो कुछ ऐसे आ जाएंगे। अब ये हर एक यहाँ पे जाएगा और में इसके हर एक नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके हाइब्रिडाइजेशन। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट रहा होगा। अगर आपने एक बार नंबर निकाल लिया तो फिर अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा आपको शेप ड्रॉ करना है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे VBT, देन हम पढ़ेंगे VBT आपकी हो जाएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT आपकी हो जाएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम VSEPR थ्योरी, जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। उसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।